हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उस कमेटी के हवाले से भी बात करेंगे कि उसका मैंडेट क्या है, क्या चीज़ आप लोग देखेंगे। लेकिन जो नाम आज सामने आए हैं, फैसल वावड़ा साहब का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट में? वो तो इलेक्शन जीते हैं, जनरल इलेक्शन जीत के वो एमएनए बने हैं, वफाकी वजीर भी हैं आपके, उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल सही है। एक तो ये है कि सेनेट में एक वोकल आवाज़ चाहिए और फैसल वावड़ा बड़े मुतहरिक आवाज़ हैं और बड़ी उनकी घन गरज है और जिस तरीके से वो डट के बात करते हैं, वो डट के मुकाबला करते हैं, तो सेनेट में इस तरह का बंदा चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही है कि उनके ऊपर जो इलेक्शन के भी मामला जो चल रहे हैं उसमें ये है कि उनका जो बेसिक केस है वो उसमें जो डेट की कन्फ्यूजन है। कई दफ़ा अदालतों के कुछ फैसले हैं जिसमें वो कहते हैं कि शरीयत आपने छोड़ दी, वो डेट शुमार होगी। कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं, जब सर्टिफिकेट आएगा तो फिर शुमार होगा। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना भी ज़रूरी है। वो एक मुतहरिक वज़ीर हैं और उनको ये भी ज़रूरी है कि जो इस तरह के केसेस हैं वो भी ख़त्म हो और वो एक तवज्जो से अपनी जो वजारत है वो भी चला सकें। तो दोनों ही बातें हैं और इंशाल्लाह फैसल जो है वो अपना किरदार जिस तरह अदा कर रहे हैं उस तरह अदा करते रहेंगे। अच्छा फवाद साहब, फैसल वावड़ा साहब का जो डुअल नेशनैलिटी वाला केस है, ना तो उनकी तारीख में कोई कंफ्यूजन है, ना तो अभाम कोई रह गया है अब कानूनी तौर पे। सुप्रीम कोर्ट के दो वाजे फैसले मौजूद हैं। जब सादिया अब्बासी साहब को और हारून अख्तर साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था तो बड़ा वाजे तौर पे ये कह दिया था कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने दोहरी शहरियत छोड़ दी है। ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो माजी का कानून था, लेकिन ये नया प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, कानून मौजूद है इस पर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक जो कानून है वो अब आया है। एक कानून ये है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं, तो इसलिए इस अभाम को भी ख़त्म करना जो है वो ज़रूरी था और इसीलिए ये फैसला किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, और ये बात तो क्लियर है ना कि 11 तारीख को उन्होंने नंबर जमा करवाए और 22 तारीख को उन्होंने 22 जून को फिर उन्होंने तकरीबन 11 दिन के बाद उन्होंने उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी कि उनकी जो डुअल नेशनलिटी है वो खत्म कर दिया जाए, यानी कि अमेरिकन सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाए। तो नॉमिनेशन फाइल करने के 11 दिन के बाद उन्होंने ये जमा करवाया था। डेट का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कंफ्यूजन है इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोनों तरफ मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं उधर भी मौजूद हैं। ये बहस नहीं है। बहस ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरह करते रहे। वो कंफ्यूजन हमने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, अल्लाह का दूसरी बात फैसला आप ये कर रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन, क्योंकि कानूनी केसेस चल रहे हैं इसलिए उसमें बड़ा मसरूफ रहता है, अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अभी पिछले इसी हफ्ते इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 का फाइन किया उनके ऊपर कि वो आके अपना जवाब नहीं जमा करवा रहे, उनको बार बार एडजर्नमेंट चाहिए होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए जज साहब ने कि उनको बड़े मौके दे चुके हैं, वो अपना जवाब नहीं जमा करवा रहे। वो तो जवाब नहीं जमा करवा रहे, मसरूफ कहाँ है वो अदालती कार्रवाई में? चलें आप फैसल के फोबिया से निकले, आगे चलें। बात खत्म हो गया, आगे जरा। नहीं सर, ये सिर्फ फोबिया का मामला नहीं है। वजीर आजम इमरान खान कहते थे चले ठीक है, नहीं, आपकी पर्सनल है कुछ आपके लोगों की, छोड़ दे, आगे चले। नहीं, मेरी तो कोई पर्सन नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं हो इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊं तो मैं बढ़ जाऊंगा फिर। आगे बढ़ जाए। चले आप तसल्ली में बात कर दी है ना, पर्सनल आपकी इशू है वो, उसमें मैं क्या पढ़ूं, आगे चलिए। नहीं, अच्छा, वजीर आजम तो कहते थे ना कि देखिए एहतसाब हमसे शुरू होगा। अब सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर एक कानूनी मामला है जो आप समझते हैं कि खाली तारीख की कंफ्यूजन का मामला है और इसके अलावा दूसरे उनके असासों के हवाले से भी केसेस हैं, तो वजीर आजम ने, आपकी पार्टी ने खुद कभी उनसे पूछा, क्लैरिफिकेशन लिए? क्योंकि अब आप उनको सेनेट का टिकट देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको खौफ है कि वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डी सीट हो जाएंगे, तो आप सेनेट का टिकट दे रहे हैं। कोई एहतसाब किया है आप लोगों ने विद इन द पार्टी? कुछ पूछगछ की है उनसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि आपके इदारे कोई पर्सनल इशू बनाना चाहिए उनसे। और जो भी एक इशू है आप लोगों का, मुझे नहीं आपको समझ अपना आ रही रिजॉल्व। पर्सनल इशू इदारे के साथ। अच्छा तो मेरे तो कोई इदारे से बात नहीं, इस हवाले से ना मेरा कोई मुझे पर्सनल इशू है उनसे। जरा जवाब दे दे दीजिए। आपने सवाल कर लिया ना, मुझे जवाब दे दे। एक तो जो भी आप लोगों का पर्सनल इशू है उसको आप अपने प्रोग्रामों में उसको डिपिक्ट ना करें, बाहर उसको हल करें। नंबर 2, जो उनके असासों का मामलात हैं वो तो ख़त्म इस तरह नहीं होंगे ना। फिर आपको मौका मिलेगा, अगर आप समझते हैं कि उनका आपको असासों का इशू है, उनकी स्क्रूटनी होनी है, आप जाइए अपने ऑब्जेक्शन जाहिर कीजिए। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि उनकी जो डुअल नेशनैलिटी का, वो मैंने आपको बता दिया कि फैसले दोनों तरफ मौजूद हैं। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना ज़रूरी है। वो कन्फ्यूजन हमने ख़त्म कर दी है और वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। आपको समझते हैं
कि उनके जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए और उनकी जो है वो असासों में डिक्लेरेशन का इशू है, इलेक्शन कमीशन के सामने आप हाजिर हो जाइए और उनको दीजिए। अच्छा, मैंने फैसल वावड़ा साहब के वो ट्वीट्स देखे थे जब फखर दुरानी साहब की स्टोरीज आई थी, उन्होंने ट्वीट किए थे, उस पर जो उनका रद्द अमल था, बात देखें, आप जर्नलिस्ट को अटैक कर लें और आप फिर ये कहें कि इदारे का पर्सनल इशू है, लेकिन सवाल ये बनता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जवाब मांग रहा है, इसी पे जवाब मांग रहा है, बात स्टोरी फैक्चुअल है या नहीं है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है या नहीं, ये सवाल है ना। इस पर अगर वो पर्सनल इशू बनाए या आपके नजर में पर्सनल इशू है तो पर्सनल तो ना हुआ, ये तो कानूनी इशू है ना। सही, आप इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी में जाइएगा। तो इमरान खान साहब का जो एहतसाब का दावा था उस पर पूरा उतरते हैं आपके ख्याल में, ये ठीक है कि अगर वहां से सीट जा रही है तो आप सेनेट की सीट दे दें उनको? जी बिल्कुल, जबरदस्त आदमी है, जो पार्टी के लिए खड़े हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी। सही। एक और अब्दुल कादिर साहब हैं जिनको बलूचिस्तान से आप टिकट दे रहे हैं। जी, ये कौन है अब्दुल कादिर साहब? सुना नहीं कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनका मैंने। जरूरी नहीं कि हर आदमी जो है उसको आपने देखा ही हो या सुना ही हो। ये पीटीआई ने 1,76,00,000 वोट दिया है, जाहिर है आपने सब लोगों के नाम तो नहीं सुने। ये बीएपी के और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार है और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से ये पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। हाँ सही है, मैं शायद ना जानता हूँ, लेकिन आप जानते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, क्योंकि आप तो पार्टी के इन एंड आउट जानते हैं, तो आपको इल्म है कौन है अब्दुल कादिर साहब, पीटीआई में कब से है, ये सारी हिस्ट्री आपको मालूम है? जी, पीटीआई बलूचिस्तान में है और बीए, जिस तरह से मैंने अर्ज किया, बीएपी का और पीटीआई का अलायंस है और ये हमारे अलायंस के कैंडिडेट हैं और तमाम जो पार्लिमानी बोर्ड है सेनेट का, उसने उनको टिकट दिया। मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, बीएपी के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि जहां तक हमें पता है कल तक ये हमारी जमात का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं थे। इससे पहले हमारी जितनी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें ये बाप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे, तहरीक इंसाफ में नहीं थे ये। तो अगर शमूलियत हुई है तो आजकल में ही हुई होगी, इससे पहले नहीं हुई है फवाद साहब। दुरुस्त बात है, बैप में भी उनका करीबी था और पीपल्स पार्टी का, ये पीटीआई का और बीएपी का अलायंस है बलूचिस्तान में और दोनों पार्टीज की जो मीटिंग है वो ज़ाहिर है मुश्तरका होती है। अच्छा, सवाल एक ये उठ रहा है कि वजीर आजम साहब ने अभी भी कहा था कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है टिकट का रेट, और फिर उन्होंने कहा था कि हम मेरिट पे टिकट देंगे, सरमायादारों को इनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। तो क्या मेरिट बनती है अब्दुल कादिर साहब की, जो कि कल तक आपकी पार्टी में भी नहीं थे, अब पीटीआई उनको टिकट दे रही है? मेरी जब बात हुई बाप के लोगों से, वो कह रहे हैं हम तो नहीं देना चाह रहे थे, वो तो नहीं पता, उनको तो पता ही नहीं है कि मुश्तरका कैंडिडेट है ये। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ मुश्तरका कैंडिडेट है। दूसरी बात तो ये बाप है का कि टिकट में ज्यादा, बाप में थे उनका टिकट मिलता ना, आप सपोर्ट कर देते। नहीं, पीटीआई का टिकट उन्हें मिला ना, बैप तो सपोर्ट करेगी, ज़ाहिर है पीटीआई के लोगों को पीटीआई टिकट देगी, बैप के लोगों को बैप टिकट देगी। लेकिन वो पीटीआई के है नहीं ना, वो कल तक तो बाप के थे, तो बाप के टिकट पे होते आप लोग सपोर्ट करते ना, ऐसा होता। पीटीआई के हैं या नहीं है ये फैसला तो इमरान खान करेंगे ना, आप तो नहीं करेंगे। इमरान खान ने उनको टिकट दिया है और पीटीआई ने उनको टिकट दिया है। और दूसरी बात ये है कि कल तक आप जो है ये बता रहे थे हमें कि पीटीआई तो सारे जो है वो टिकट जो है वहाँ पे रेल पेल हो रही है, और आज जब पीटीआई ने तमाम खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में पुराने कारकुनों को वोट दिए हैं और टिकट दिए हैं, और आप देख रहे हैं कि वो सारे नाम जो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे वो गलत साबित हुए हैं, तो उसके ऊपर तो आपको खुशी होनी चाहिए और आपको तो अपनी गलती थोड़ी मान के चलना चाहिए। नहीं, एक तो गलती इसमें क्या है, कौन सी गलती मान के चलूं? और इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अब्दुल कादिर साहब, जिनका ना पीटीआई से कोई ताल्लुक है, वजीर आजम कहते हैं हम मेरिट पे टिकट देंगे, ना ये जमींदारों को टिकट नहीं मिलेगी, कोई सरमाएदारों को टिकट नहीं हम देंगे, इस तरह नहीं बांटी जाएगी टिकट्स। लेकिन इनके ऊपर तो बात ही ये की जा रही है कि बड़े असर रखते हैं, खास बड़ी पोजीशन पे हैं सेनेट में, उनके भी बड़े करीबी हैं, इसलिए इनको टिकट मिल गया है। और क्या मेरिट क्या है इनकी? जी बिल्कुल, मेरिट ये है कि ये इलेक्शन में वहाँ सीट जीत रहे हैं और मेरिट ये है कि बीएपी और पीटीआई दोनों जो वहाँ की बड़ी जमातें हैं वो इनकी हमायत कर रही हैं। बस यही मेरिट है, और उनकी कोई पार्टी के लिए खिदमात नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग हैं ना, टेक्नोक्रेट हैं, कोई किसी फील्ड में कोई एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कुछ नहीं है उनमें। नहीं, ये तो जनरल सीट के ऊपर आए ना, टेक्नोक्रेट के ऊपर जी, जनरल सीट के ऊपर आए, और जो जनरल सीट की क्वालिफिकेशन है वो एग्जैक्टली पूरी करते हैं। सही। लेकिन अब मैं, क्योंकि अब ये कमेटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की जो पोजीशन है, हम बड़ी ओपन इस पे बात करते रहे कि ओपन बैलेट होना चाहिए, ये खरीदो चाहिए। लेकिन जब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि जब सरमाएदार आते हैं, पैसा खर्च करके सेनेट की सीट पे आते हैं, फिर उनका सारा फोकस इसी पे होता है कि किसी तरह वो पैसा रिकवर करो, करप्शन करो, तो अगर आप भी ये सरमाएदारों में टिकट बांटेंगे तो यही नहीं होगा फिर, जब पैसे खर्च करके आएंगे लोग, फिर तो यही होगा ना।
इसीलिए हमने नहीं माना, इसीलिए हमने टिकट ऐसे नहीं दी, इसीलिए पुराने कारकुनों को टिकट दी। सही है। अब इस कमेटी के हवाले से आ जाए, ये कमेटी जो है इसका क्या एग्जैक्ट मैंडेट है? क्योंकि जो पैसे ले रहे हैं उनको पहले ही आप डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, जो बेनिफिशियरी हैं पीपल्स पार्टी के 6-7 सीटों पे 2 सेनेटर्स मुंतखब हो गए, तो एग्जैक्टली आप लोगों का क्या टास्क है इस कमेटी का? देखिए, टास्क के साथ ये है कि 2018 में जो कार्रवाई हैसियत एक जमात के सरबराह के तौर के ऊपर इमरान खान उस वक्त कर सकते थे, वो उन्होंने की, और एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया जो इससे पहले पाकिस्तान में बड़ा कम है कि किसी ने किया हो। उन्होंने जो सिटिंग एमपीए थे 20, उनको पार्टी से निकाल दिया। उस वक्त हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस जो हमारे पास मौजूद था, जो मैक्सिमम कार्रवाई हम कर सकते थे, हमने की। आज हम हुकूमत में हैं और अब ये वीडियो टेलीविजन के ऊपर जो है वो आई है, उससे जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है वो बड़ा बढ़ गया है। और इसका मतलब ये है कि अब ज़रूरत ये महसूस हो रही है कि इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई के लिए अब काफ़ी मवाद मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्रिमिनल कार्रवाई किस फोरम के ऊपर हो। तो एक सवाल तो ये है जो इस कमेटी ने तय करना है कि नैब करे, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करे, FIA करे, और दूसरा फिर ये है कि वो 2 सेनेटर्स जो इनकी वोटों से मुंतखब हुए वो कौन है, और इन्होंने की वोटों से किसको फ़ायदा पहुंचा, और वो जब तक वो लोग ऐवान में मौजूद हैं, इस ऐवान की लेजिटिमेसी के ऊपर तो सवालिया निशान रहेगा। तो ज़रूरी है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है रिकमेंड की जाए। दैट इंक्लूड्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कल आपने शाहजेब साहब के प्रोग्राम पे ये बात कही थी, आपने कहा था कि हर फोरम का एविडेंस मुख्तलिफ होता है, तो जो आपके पास वीडियोस हैं, अगर आप उस बुनियाद पे क्रिमिनल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो क्या ये एक रेलेवेंट आपके ख्याल में एविडेंस होगा कि इस फुटेज की बुनियाद पे वो मान लिया जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आपके ख्याल में ये वीडियो जो है इसको क्या हम बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें? जाहिर है ऐसा नहीं है। ये वीडियो एक बहुत एविडेंस है टू स्टार्ट विद, और बाकी काम फिर है। पुलिस का काम यही होता है, FIA का काम यही होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और मज़ीद शहादतें जमा करे। उस वक्त तक अगर गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार करे। सही है, क्योंकि इस वीडियो के हवाले से जो पैसे ले रहे हैं उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। किसी ने ये कहा कि नहीं वहाँ पे नोट नहीं पड़े हुए थे, किताबें पड़ी हुई थी। किसी ने ये भी कहा है कि वीडियो एडिटेड है, और ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये पैसे तो PTI ने हमें दिए थे और ये स्पीकर हाउस में दिए थे। तो ये भी एक पहलू है, इस पर भी तहकीकात करेंगे आप लोग कि क्या उनकी बात में किसी किस्म की सदाकत है या नहीं? देखिए, बात यह है कि ये जिस किस्म के बयानात उन्होंने दिए हैं वो इस हद तक मैं समझता हूँ कि फहश गोई के मुतरादिफ है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि ये पैसे नहीं हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि ये पैसे तो हमें खुद जो है परवेज़ खट्टक या कैसर साहब ने दिए हैं, दैट एक्चुअली शोज़ कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ही आप समझिए कि बेहयाई की आखिरी हद तक क्रॉस कर गए हैं। तो बाकी बातें जो हैं वो फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, उनके साथ मिलके वो करेंगे, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन वो इदारे जो है वो करेंगे, देख लेंगे किताबें हैं या पैसे ही हैं। सही। फवाद साहब, इस वीडियो के हवाले से भी बात की जा रही, क्योंकि कल वजीर आजम ने कहा कि ये वीडियो हमने जो तहकीकाती टीम बनाई थी उसके पास थी, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं शेयर की थी। ये जो तहकीकाती टीम थी ये तो PTI के अपने लोग थे, तो उन्होंने क्यों नहीं शेयर की पार्टी हेड से कि ये वीडियो हमारे पास है? नहीं, जो उस वक्त जो वीडियो थी वो उसके फुटेजेस थे, और इस तरह जिस तफसील से ये वीडियो भी आई है, इस तफसील से उस वक्त मौजूद नहीं थी। और जो एविडेंस उस वक्त मौजूद थी वो सिर्फ वीडियो भी नहीं थी। आपको मालूम है उस वक्त परवेज़ खट्टक साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट थी, उनके पास अपनी तहकीकात भी, और उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई जो है वो की है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जब जब जो एविडेंस उस वक्त मौजूद थी उसके मुताबिक जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती थी वो उस वक्त की। अब जो हमारे पास शहादतें मौजूद हैं और इसके मुताबिक जो मैक्सिमम कार्रवाई, अब आपके पास जो एविडेंस है उसमें इस जगह का भी पता लगाएंगे, जगह क्या है? क्योंकि एक बात जो कॉमन है तमाम पैसे लेने वालों की जिनके इंटरव्यूज आए हैं, उन्होंने कहा ये स्पीकर हाउस है, तो इस बात की कम से कम तहकीक जगह कौन सी थी जहां पे ये हुआ था? देखिए जी, ये तो खैर स्टोरी डाइवर्ट करने वाली बात है। स्पीकर हाउस जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा का देखा हुआ है, सबको पता है कि इसका स्पीकर हाउस से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कोई स्पीकर का या खट्टक साहब का उस मामले से कोई लेना देना है। ये तो ऐसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की एक वो उनका ख्याल है कि इससे कोई डायवर्जन आ जाएगी और कुछ दोस्त जो हैं मिल जाते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके पीछे जो 2 सेनेटर जो इस वक्त फ़ायदा उठा के बैठे हुए हैं
और मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। असल इशू ये है कि उनको सामने लाना ज़रूरी है और आप देखेंगे कि उनको हम सामने लेके आएंगे। अच्छा फवाद साहब, एक आखिरी क्वेश्चन के शेड्यूल जारी हो चुका है, 3 मार्च को इलेक्शन है। अब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये आता है कि 226 के परव्यू में नहीं आते सेनेट इंतखाबात, तो क्या ओपन बैलेट से होंगे इंतखाबात, क्योंकि आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, या क्योंकि शेड्यूल जारी हो गया इसलिए सीक्रेट बैलेट से ही होंगे अभी इंतखाबात? देखिए शिजान, जो इस वक्त तक की पोजीशन है एज वी आर स्पीकिंग टुडे, तो ये इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे, क्योंकि देयर इज अ लॉ जो कि बताता है कि प्रोसीजर क्या है इलेक्शंस का। तो आज की जो पोजीशन है वो यही है कि ये इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड करती है कि नहीं, आपको आईनी तरमीम की जरूरत है, फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ये कालेदम डिक्लेयर होता है और फिर आपको दोबारा खुफिया राय दही की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आज की पोजीशन यही है कि ये इलेक्शन ओपन बैलेट। बहुत बहुत शुक्रिया।